इससे पहले अगेन वार्म वेलकम टू ऑल न्यू एस्पायरेंट्स इन डाउन टाइम्स कम्युनिटी। इससे पहले हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आउटलाइंस के हवाले से डिस्कस किया। उसके बाद हाउ टू राइट इन इफेक्टिव आउटलाइंस, वो लेक्चर्स आप लोग डाउन टाइम्स पे देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है। उसके बाद ऐसे एंड टाइप्स ऑफ ऐसे के हवाले से मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। उसके बाद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों के साथ ये भी बताया कि आप लोगों को पैराग्राफ्स के हवाले से मैंने बताया। उसके बाद यूजुअल एंड अनयूजुअल पैराग्राफ्स के हवाले से भी मैंने आप लोगों को बताया। चूँकि अनयूजुअल पैराग्राफ आप लोगों को पता है इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, बट अभी चूँकि मैंने आप लोगों को बॉडी पैराग्राफ्स के हवाले से बताना है, तो body paragraph, as I have told you, it is 75% of the whole essay। essay का 75% पार्ट आपके पास body paragraph से बन जाता है। मैं यही समझता हूँ अगर आप लोगों को पैराग्राफ राइटिंग समझ में आ गया तो आप लोगों का essay का काम इतना आसान बन जाएगा कि आप लोगों को बहुत कम टाइम में इंशाल्लाह इतनी कामयाबी मिलेगी कि यू विल बी सरप्राइज्ड। मेन चीज़ यही है कि स्टूडेंट्स को पैराग्राफिंग में मसला आता है, तो पैराग्राफिंग आपको सीएसएस ऐसे के अलावा बाकी भी सब्जेक्ट्स में इक्वली हेल्प देगा। सो पैराग्राफ्स पे मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, वो आप लोग देख लें। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो, कम्युनिटी में आप लोग अलाउ है, प्लीज़ आप लोग जितना भी पूछ सकते हैं वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन डालें, इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। लेकिन आज जो मैंने आप लोगों को कुछ नया बताना है, तो आप लोगों ने ये 6 बातें आप लोगों ने जहन में बिठाना है। मेरा जो है ना मेथड यही है कि मैंने 1 साल के लिए आप लोगों को ऐड किया हुआ है इस कम्युनिटी में। अगले साल तक आप लोगों को जब भी किसी भी जगह पे मसला आता है मुझे बताए कि सर ये क्लास दोबारा ले लें। लेकिन अगर कोई बंदा इंटेंशनली क्लास नहीं लेता या वो नॉन सीरियस होगा तो उसका फिर मेरे पास कोई इलाज नहीं है। तो इसी वजह से इससे पहले भी जिन क्लास में आपको समझ नहीं आया अभी तक, वो रिकॉर्ड मैंने की है, दोबारा सुने। फिर भी कोई समझ ना आए, ग्रुप में आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज ये 6 बातें आप लोगों ने समझनी है। पार्ट फर्स्ट इस लेक्चर का आप लोग उसको देख लें, लेकिन आज जो पार्ट सेकंड है उसमें भी मैं कोशिश में हूँ कि ये चीज़ें मैं आप लोगों को सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझा सकूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप लोगों ने पैराग्राफ लिखना होगा ना, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ टॉपिक सेंटेंस। तो टॉपिक सेंटेंस आपको पता है, पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसका जो मेन काम होता है टू ऑर्गेनाइज द पैराग्राफ बाय समराइजिंग द इंफॉर्मेशन इन फर्स्ट सेंटेंस। आपको पता है जब आप लोग आउटलाइंस देखते हैं ना, लेट्स सपोज क्लाइमेट चेंज पे, तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं कि क्लाइमेट चेंज के काजेज वजूहात कौन कौन से हैं। तो लेट्स सपोज आपने 10 आउटलाइंस लिखी या 10 काजेज आपने लिखी, काज नंबर 1 यही आपका टॉपिक भी है ना, तो उसी आउटलाइन में एक पैराग्राफ में हमेशा वन यूनिटी या वन आइडिया पे आप लोगों ने डिस्कस करना होता है, ठीक है। तो इसी वजह से पैराग्राफ राइटिंग वाला लेक्चर आप लोग देख लें, ये चीज़ मैंने वहाँ पे डिटेल में समझाया है। लेकिन उसके बाद आप लोग टॉप डेवलपमेंट या सपोर्टिंग सेंटेंसेस, आप लोगों को मैं एक सिंपल चीज़ बताता चलूँ। ये मैंने वैसे नमल में फ्यूचर से ये मैंने समझ लिया था कि जब भी आप लोग टॉपिक सेंटेंस लिखें ना, तो उसके बाद अपने आप से एक सवाल पूछे, हाउ। मतलब मैं आप लोगों को कुछ मॉडल्स बताऊंगा, कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, जीपीएस मॉडल, पेस्ट मॉडल, नेल मॉडल, लिम मॉडल, बोस्कार मॉडल, स्वाट मॉडल। ये ऐसे मॉडल्स हैं जिनको इंशाल्लाह जब आप लोग एक दफ़ा समझोगे ना, तो आउटलाइंस लिखने में आप लोगों को बहुत आसानी मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोगों ने मुझसे एक दफ़ा लाजमी आप लोगों ने मुझे बताना है। मैं आप लोगों को 60 रूल ऑफ ग्रामर भी है, लेकिन ग्रामर पार्ट के अलावा भी मैंने आप लोगों को ये जो WH फैमिली है ना, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, तो इस में से आप लोगों का पूरा CSS है। मतलब आप हर पेपर में इस मॉडल को अप्लाई करके आप लोग
कॉजेज भी लिख सकते हैं आप लोग, इम्पैक्ट्स भी लिख सकोगे आप लोग, सोल्यूशन भी दे सकोगे। तो ये जो हाउ वाला सेंटेंस है ना, तो इसका मतलब यही है कि सपोर्टिंग सेंटेंस, या इसको हम रीजन या एक्सप्लेनेशन वाला सेंटेंस भी कहते हैं ना। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में आजकल जंगलात की कटाई का बहुत मसला है। तो आप लोग पूछते हैं कि सर वाई, वाई। तो ये वाई वाला जो सेंटेंस है या जो हाउ वाला सेंटेंस है, मतलब आप कहते हैं ना कि जंगलात की कटाई के पीछे टिम्बर माफिया है, वीक रेगुलेशन है, प्रॉपर इंसाइट नहीं है, महकमा जंगलात में जो लोग हैं वो करप्शन में इन्वॉल्व है, इसमें ब्लैक मनी इन्वॉल्व है। मतलब बहुत कुछ आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने लेट सपोज एग्जाम्पल भी लिखना होगा, एविडेंस भी लिखना होगा, आपने कंक्लूडिंग सेंटेंस भी लिखना होगा। ये तो चल पैराग्राफ राइटिंग की बात है, लेकिन जो मेन चीज़ मैं आपको बताता चलूँ वो है आपका कोहेरेंस, उसके बाद यूनिटी, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस। लेकिन ये तीन चीज़ें जो आप लोग देख सकते हैं, तीन चार एंड पाँच, ये चीज़ ज़िंदगी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैं एक बात बताते चलूँ, जब भी आप लोगों से कोई पूछता है ना कि विशाल बताओ आज पेशावर में बारिश हुई या नहीं, तो बस आप सीधा बताओ कि हाँ या ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं पेशावर का और आपने मुझे मिसाल दिया इस्लामाबाद का, तो इसका मतलब है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन को भी डिस्टर्ब किया। मैंने आपसे पूछा एक ही चीज़ है, डिमांड मैंने जिस चीज़ की है, लेकिन आपने मुझे जो रिस्पॉन्स दिया वो बिल्कुल कुछ और था। ये तो चल मैंने एक बिल्कुल वो कहते हैं ना कि एक नॉर्मल सी मिसाल दी, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है। जहाँ पे जिस टॉपिक पे बात हो, या जो जब आपसे कोई सवाल पूछे तो आप उसका डायरेक्टली जवाब दे, कंसाइज वे में जवाब दे, टू द पॉइंट जवाब दे। क्योंकि आप लोगों ने ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनना है, आप लोग आम लोग नहीं हैं। तो इसी वजह से आपके बात में तरतीब होना चाहिए, इम्पोर्टेंट बात पहले कहनी चाहिए, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एंड रेलेवेंट बात हो वो आप लोगों ने करना है। उसके बाद आप लोगों ने एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, अब वो आप लोगों ने बुजुर्गों से सुना होगा, बेटा जब एक बात ख़त्म हो तो उसके बाद आपने कोई नया बात, कोई नया टॉपिक, कोई नया डिबेट स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बात स्टार्ट की हो, वो बात आपने मतलब अभी तक ख़त्म ना की हो, आपने कोई और टॉपिक स्टार्ट किया, तो ये एग्जामिनर को मतलब इरिटेट करता है। सो यू हैव टू अवॉइड सच हैबिट्स। कोहेरेंस का यही मतलब है कि आपने एक कोहेरेंट फॉर्म में अपने बात को, अपने टॉपिक को, अपने चीज़ को फिर कंक्लूड भी करना होगा। मिसाल के तौर पे आपने अभी आज देख ले, यूएस या इजराइल या ईरान का जो मसला है, तो आए दिन न्यूज़पेपर में इतना अजीब अजीब टॉपिक्स आते हैं, लेकिन अभी तक आप कंफ्यूज है कि एग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ, मुज़ाकरात कितने हुए, कभी 10 पॉइंट कभी 14 पॉइंट, एक कन्फ्यूजन है। तो आपने बात को किस तरह कंक्लूड करना है, लेट सपोज जब ये मुआहिदा हो जाएगा, आप सुकून से बैठ जाएं, आप ड्राफ्ट उठाए कि पहले किया हुआ, उसके इम्पेक्ट्स क्या हुए, नुकसानात कितने हुए, उसके बाद कंक्लूजन किया निकला। अभी तक तो इतना कयास है, कुछ पता नहीं है। एक मीडिया आउटलेट कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज क्लोज है, अगला कहता है कि बंद है। तो ये है, मतलब यहाँ पे कोई कंक्लूजन आपको नजर नहीं आता कि आपने एंड पे इनसे क्या मतलब निकालना है। तो इसी वजह से ये छह बातें जो है, सबसे पहले आप कोहेरेंस, यूनिटी, ऑर्गेनाइजेशन, इन चीज़ों को भी आप लोगों ने एक सीक्वेंस में समझना होगा। अभी आगे का अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि सपोर्टिंग का तो चल ठीक है, आप लोग सपोर्टिंग में क्या लिख सकते हैं, डिफाइन, डिस्क्राइब एंड लिंक द सेंट्रल आइडिया आफ्टर टॉपिक सेंटेंस। मतलब आप लोग देख सकते हैं कि जस्टिफिकेशन सेंटेंस 1, प्रूव द डिस्क्रिप्शन आर स्टांस इन द फॉर्म ऑफ कोटेशंस, sayings, references, examples, facts, figures, arguments, compare and contrast, ठीक है। उसके बाद टू प्रूव टॉपिक सेंटेंस क्लेम, और आप एंड पे आपका जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा, सो कंक्लूड द पैराग्राफ। मिसाल के तौर पे सबसे अच्छी बात जो आप लोगों से मैंने टिम्बर माफिया का मिसाल दिया, क्लाइमेट चेंज का, या पाकिस्तान में जो फ्लड्स आते हैं, तो आप सबसे पहले बताओ ना कि लेट सपोज आपका टॉपिक है फ्लड, तो सपोर्टिंग सेंटेंस में क्या है कि फ्लड को डिफाइन करो या डिस्क्राइब करो। अच्छा फ्लड है, फ्लड क्यों आता है या फ्लड की वजह से कितने नुकसानात है,
तो ये आपका जो मेन सेंट्रल आइडिया है, अपने डिफिनीशन को या डिस्क्रिप्शन को अपने सेंट्रल आइडिया के साथ मिलवाओ। उसके बाद कोई कोटेशन दो। लेट सपोज बिल गेट्स ने किया कहा हुआ है, या किसी आप लोगों ने जो ग्रीटा थनबर्ग का नाम सुना होगा उनका क्या ख्याल है, या आप यूएन का मिसाल ले ले, चल जो भी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक आपने मिसाल दिया, किसी बुक का हवाला दिया, कोई फैक्ट आपने दिया, कोई डॉन टाइम्स में मैं डेली बेसिस पे जो मल्टीपल इंडेक्सेस या रिपोर्ट्स डालता हूँ उनसे आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला है, डॉन न्यूज़पेपर से आपको कुछ मिला है। आप अपने कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी आप कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान अच्छा मुल्क है या बांग्लादेश, उसमें आप कंपैरिजन करके अपना स्टांस लिख सकते हैं, लेकिन यू हैव टू जस्टिफाई, और बाद में आपका कंक्लूजन सेंटेंस। लेकिन जो मेन चीज़ है, चल ये टॉपिक है आप लोग देखोगे, लेकिन जहाँ तक कोहेरेंस की बात है, तो कोहेरेंस में भी मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताते चलूँ। कोहेरेंस का मतलब यही है, जनाब डिफिनीशन बताऊंगा, सिंपल बताऊंगा क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये क्लास में आप लोगों के अलावा बाकी जो नए स्टूडेंट हैं उनके साथ अगेन लूंगा, आप लोग अगेन एंड अगेन सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब है द कनेक्शन आर कनेक्टिविटी डेट रीडर्स आर listeners perceive in a writing or oral text is called coherence। आपने कभी देखा होगा अपने दोस्त अहबाब में, जब उन्होंने कोई बात स्टार्ट की हो ना, तो हम कहते कि अच्छा भाई इस बात को पूरा करो, उसके बाद अगर कोई नया कहानी किस्सा हो देन कंटिन्यू इट। ख्वा आप लिखते हो या बोलते हो या सुनते हो, तो सीएसएस में एक चीज़, आप लोगों ने हमेशा एक्टिव लिसनर बनना है। जब बोलना है तो अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है, क्योंकि जब आप लोग अच्छा सोचोगे तो तब जाके आप लोग अच्छा लिख पाओगे। और अच्छा सोचना आता है अच्छे रीडिंग से। अ गुड रीडर इज अ गुड राइटर। तो अच्छी चीज़ों को, अच्छी किताबों को देखें, उसके बाद अच्छा लिखे, ब्यूटीफुल वे में लिखे, आपकी एक्सप्रेशन ठीक हो, और उसके बाद अच्छे टीचर से इवाल्यूएशन भी ले, फीडबैक भी ले, तो आपके आइडियाज़ या जो के अल्फाज होते हैं या सेंटेंसेस होती है वो स्मूथली फ्लो करे लॉजिकल वे में, वन टू अनदर। उसके बाद रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स, आपके आइडियाज आपस में इंटरवोवन होने चाहिए, मतलब कनेक्टेड होने चाहिए, ताकि उनके दरमियान कंसिस्टेंट रिलेशनशिप बने सेंटेंसेस के दरमियान। उसके बाद रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स, आप डिस्कोर्स मार्कर, ट्रांजिशन डिवाइसेस या कोहेसिव डिवाइसेस या लिंकिंग डिवाइसेस आप लोग ऐड कर सकते हैं। कोशिश आप लोगों की यही होनी चाहिए जनाब के आपके लॉजिकल कोहेरेंस को, आपके आइडियाज़ के दरमियान एक कनेक्टिविटी हो, एक लॉजिकल कनेक्टिविटी हो। मैं मतलब इसका क्या है, इसके अलावा वर्बल कोहेरेंस, मतलब सेंटेंसेस के दरमियान भी हो। एक पैराग्राफ में आप 5 to 6 सेंटेंसेस लिखते हैं, तो आपके सेंटेंसेस के दरमियान भी एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपने केपीके में दहशतगर्दी पे बात करनी हो, तो केपीके में टीटीपी इन्वॉल्व है या दाइश इन्वॉल्व है। अभी आपने इसमें बलूचिस्तान को भी दरमियान में घुसाया, तो बलूचिस्तान में बीएलए का मसला है लेट सपोज, तो आपने अभी बलूचिस्तान को केपी के साथ लिंक नहीं करना, केपीके की बात है तो केपीके वाले टॉपिक में उसको ख़त्म करो, एग्जाम्पल दो, रेफरेंस दो, जो भी आप लिखो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बलूचिस्तान का इशू अभी यहाँ पे दरमियान में आप लगाए। तो ये चीज़ आप लोगों ने अवॉइड करना है। तो सेंटेंसेस के दरमियान आपका भी लिंक होना चाहिए, और आपके जो पैराग्राफ्स होने हैं ना, टॉप से लेके बॉटम तक, जब एक लेट सपोज क्लाइमेट चेंज पे ऐसे है, तो आपके हर बॉडी पैराग्राफ में ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि हाँ ये ऐसे जो है ये क्लाइमेट चेंज पे है। तो आपके पैराग्राफ भी आपस में लिंक्ड होने चाहिए। एक पैराग्राफ में एक टॉपिक पे या एक आइडिया पे या एक यूनिटी पे डिस्कस करना होता है, तो उनके दरमियान भी आप लोगों ने लिंक बनाना होता है, ठीक है। तो आप लोग देख लें कि सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ लिखना है, और उसके बाद लीस्ट इम्पोर्टेंट। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आपके आइडियाज़ या एग्जांपल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। लेट सपोज दुनिया में सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम आया, लेट सपोज उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम आया, तो आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखें। उसके बाद आप लोग स्पेस ऑर्डर में लिखें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, स्पेस ऑर्डर, उसके बाद एम्पेटिक ऑर्डर, फ्रॉम द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू द लीस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद प्रॉब्लम है तो उसका फिर सोल्यूशन भी आप लोगों ने
उस कंटेक्स्ट में लिखना होता है, या स्पेसिफिक से जनरल फॉर्म में लिखना होता है, या जनरल से स्पेसिफिक, लेकिन एक तरतीब होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने न सर से स्टार्ट किया हो न पैर से, आपने दरमियान से स्टार्ट किया हो, तो इसका तो फिर ना आपको समझ आएगा ना एग्जामिनर को। तो अगर ये चीज़ आप लोग देख लें, इसमें आप लोग के लिए बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने करना है जब आप लोगों की लिखाई हो। तो सबसे पहले आप लोगों ने मोस्ट इम्पोर्टेंट से लीस्ट इम्पोर्टेंट, जनरल टू स्पेसिफिक या स्पेसिफिक टू जनरल प्रॉब्लम लिखा है, तो आप फिर सोल्यूशन की साइड को भी टच करें। अगर आप लोगों ने ये लिखना है ना कि क्रोनोलॉजिकल वे में, तो उसके हिसाब लेके लेट सपोज पहले अयूब साहब थे, उसके बाद भुट्टो साहब थे, उसके बाद जिया साहब थे। तो ऐसा नहीं है कि आपने पहले जिया साहब को लिखा, उसके बाद भुट्टो के लिखा, उसके बाद आप बेनज़ीर पे आए, वापस आप लियाकत अली खान पे चले गए। मतलब ठीक है, आपने लिखा तो ठीक होगा, लेकिन इसका जो अरेंजमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो फजूल है। तो आप लोगों ने मेच्योर बनना है, आप लोगों ने मेथड सीखना है, प्रोसीजर सीखना है, अंदाज को एक अंदाज में लिखना है, क्योंकि यू आर द क्रीम ऑफ सोसाइटी। आपसे एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि आपकी राइटिंग में मेच्योरिटी हो, आप अच्छा लिखे, बेहतरीन लिखे, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखे, क्योंकि कल को आप लोगों ने तहसील को, मुल्क को, ज़िले को चलाना है। तो मैंने अभी गलत बोला, अभी मैंने ठीक किस तरह बोलना है, या तो टॉप से ले ले। आपने मुल्क को चलाना है, आपने सूबे को चलाना है, आपने डिवीजन को चलाना है, आपने ज़िले को चलाना है, आपने तहसील को चलाना है, या आपने तहसील को चलाना है, ज़िले को, डिवीजन को, सूबे को, मुल्क को, दुनिया के साथ आपने डील करना है। तो आपके बोलने में भी, सोचने में भी, लिखाई में भी एक तरतीब होना चाहिए। ये मेथड आपको इंटरव्यू में भी हेल्प देगा। इंटरव्यू में आप जितने भी मॉक्स थे, अगर आपको चीज़ों का नहीं पता, आपको लॉजिक का नहीं पता, आपको कोहेरेंस का नहीं पता, आपके ज़ुबान में, आपके बातचीत में एक फॉर्मेलिटी ना हो, एक कनेक्टिविटी ना हो, तो पैनल समझेंगे कि पता नहीं ये बंदा कहाँ से आया है, इनको तो चीज़ों का तरतीब का नहीं पता, सलीके का नहीं पता। तो ये चीज़ें आप लोगों ने समझना है। आपके आइडियाज़ में कोहेरेंस होना चाहिए, आपके सेंटेंसेस में, आपके पैराग्राफ्स में कनेक्टिविटी होना चाहिए। आजकल हर बंदे के पास चैट जीपीटी है। मुझे लोग कहते हैं कि सर मैं चैट जीपीटी से भी अपना एवेल्युएशन करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ठीक है, देख ले। तो ये जो टीचर्स होते हैं ना, वो आपका सिर्फ ग्रामर नहीं देखता, वो आपके आइडियाज़ को देखता है, आपके नॉलेज को देखता है, आपके कंटेंट को देखता है। चैट जीपीटी या बाकी मल्टीपल एप्स आपके लिए ये काम तो नहीं कर सकता। तो प्लीज़ इन चीज़ को समझे कि ये एक एकेडमिक एग्ज़ाम है, इसमें आपको गाइडेंस चाहिए, आपको अपने मेंटोर से, सीनियर से बहुत कुछ सीखना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग इस अंदाज को फॉलो करें, इसका प्रिंट आउट निकालें, जहाँ पे आप लोगों का स्टडी टेबल होगा। जब आप लोग ऐसे लिखते हैं इन तमाम आइडियाज़ को, इंशाल्लाह जब आप लोग 5 to 10 ऐसेज लिखोगे ना, तो ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी इंशाल्लाह। रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे बताते चलूँ। उसके बाद डिस्कोर्स मार्कर, तो डिस्कोर्स मार्कर के हवाले से मैं बताते चलूँ, ये जो आपके पास इसको ट्रांजिशन डिवाइसेस, कनेक्टर्स, कोहेसिव डिवाइसेस, ये भी इस्तेमाल होता है ये अल्फाज। ठीक है, अच्छा जब आप लोगों ने एक पैराग्राफ को ख़त्म किया ना, तो जब आप लोग अगले पैराग्राफ पे जाते हैं, तो आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि आप लोग फर्दर मोर, मोर ओवर, इन एडिशन। अच्छा, ये कुछ लोग गूगल से देखते हैं, जिस जगह पे भी उनको लगता है कि नहीं बस मैंने लगा दिया, नहीं, एडिशन के लिए अपने डिस्कोर्स मार्कर है, कंट्रास्ट के लिए अपने हैं, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट के लिए कुछ और है। तो ये चीज़ आप लोगों ने समझना है। कंक्लूजन के लिए अपने हैं, पैराग्राफ एडिशन के लिए अपने हैं। वो लिस्ट जब मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा, सिखाऊंगा, तो वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे क्या लिखा है, सिनोनिम एंड वेरिएशन इन वर्ड्स। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि synonym are words that have essentially the same meaning, and they provide some variety in your word choice, helping the reader to stay focused on the idea being discussed. अच्छा, आप लोगों ने redundancy का नाम सुना होगा, monotony का नाम सुना होगा, कि वो कहते हैं ना कि अगर एक म्यूजिशियन हो और वो हर फंक्शन में सिर्फ एक सॉन्ग सुनाता हो, लोग कहेंगे कि भाई ये बंदा तो पागल है, हम हो तो इनसे तंग आ गए हैं। तो आप लोगों ने मतलब मल्टीपल सॉन्ग्स को सुनाने हैं, ताकि लोगों को अच्छा लगे, लोगों को अच्छा टेस्ट फील हो, लोगों को उनके
कानों को कुछ नया सीखने को मिले। तो एग्जामिनर भी यही देखता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 200-300 अल्फाज होंगे, ठीक है आप सिंपल लिखे लेकिन अच्छा लिखे, वेराइटी में लिखे। या इसका आप यूँ समझे कि एक फीमेल है, ठीक है, लेट सपोज वो सिर्फ, या मेल है वो सिर्फ एक जैसा लिबास पहनते हैं, बेशक वो जितना भी कीमती हो, लोग कहते हैं कि अच्छा आपके पास बाकी कुछ नहीं है। तो एग्जामिनर भी यही जब देखता है कि आप लोगों ने एक स्टाइल में लिखा हो, कुछ अल्फाज है आप उनको रिपीटेडली यूज करते हो, एग्जामिनर समझता है कि यार इस बंदे के पास तो वैरायटी नहीं है। या आप इसको यूँ समझिए कि आपके घर पे मेहमान आया, आपने उनके लिए 10 डिशेस बनाई लेकिन तमाम के तमाम डिशेस में सिर्फ गोश्त है। इवन आपका जो गेस्ट है वो हंसेगा या कहेगा कि इसने मेरे साथ कुछ मजाक किया। तो अच्छी बात है ये ना कि आप उनको वैरायटी पेश करें। अभी वैरायटी का ये मतलब नहीं है कि आप बोम्बास्टिक या आप मुश्किल मुश्किल अल्फाज सीखे एग्जामिनर को इम्प्रेस करें, नहीं। एग्जामिनर इम्प्रेस नहीं होता, आप लोगों ने अपने आप को एक्सप्रेस करना है सिंपल अल्फाज में, अच्छे अल्फाज में, अच्छे ग्रामर में, अच्छे सेंटेंसेस में, पैराग्राफिंग के शक्ल में, ताकि आपकी राइटिंग में मेच्योरिटी भी हो, फ्लॉलेस भी हो, अच्छा भी हो। उसके बाद ट्रांजिशनल पैराग्राफ का मतलब है, तो जब आप लोगों ने अच्छा यूज ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, दिस डैट दीज दोज ही शी इट, ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह प्रोनाउन के क्लास में ये चीज़ों समझाऊंगा। लेकिन जब जहाँ तक आगे ट्रांजिशनल पैराग्राफ का मतलब है, इसका क्या मतलब है, आप लोगों ने कभी देखा होगा जब आप लोगों का ऐसे ख़त्म होता है सॉरी आउटलाइंस, उसके बाद आप लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद जब आप लोग सीधा कॉजेस पे चलते हैं, जब कॉजेस से आप सोल्यूशन पे चलते हैं या इम्पैक्ट्स पे चलते हैं, तो आप लोगों को उन पैराग्राफ्स के दरमियान 2-3 सेंटेंसेस का मल्टीपल टीचर्स मल्टीपल ओपिनियन बताते हैं। लेकिन आप लोगों ने ट्रांजिशनल पैराग्राफ लाजमी लिखना होगा, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। लेट सपोज अगर आपसे मैं पूछ लूँ, अगर आप पेशावर से लेट सपोज सवाबी आते हैं लेट सपोज, तो आप लोग लेट सपोज मर्दान में उतर गए और आप लोगों ने कोई नया व्हीकल चेंज किया, तो इसका मतलब यही है ना कि मतलब आपको भी पता हो या आप जिसके पास जाते हो उनको भी पता हो कि आप कहाँ पे जाने वाले हैं, आपका गोल क्या है, मंजिल क्या है। लेकिन अगर आप एक स्टाइल में लगे हो तो शायद जो ड्राइवर होगा उनको भी पता ना चले कि आपने कहाँ पे उतरना है, आप कहाँ से बैठे थे, आपने कहाँ पे उतरना है। ये एक सिंपल मिसाल है। तो आप लोग इसको यूँ समझे कि जब आप लोग ने काजिज की पैराग्राफ लिखी 8-10, उसके बाद आपने सोल्यूशन लिखना है या कंसेक्वेंस लिखना है, तो आप एग्जामिनर को या हम जिस तरह ड्राइवर को आवाज़ देते कि मैंने फलानी जगह पे उतरना है, तो आपने जब सोल्यूशन पे जाना है या कंसेक्वेंसेस पे जाना है या वे फॉरवर्ड पे जाना है, तो आप वहाँ पे ट्रांजिशनल डिवाइस लगाए, मतलब पैराग्राफ लेके छोटा, ताकि उनको भी पता चले कि अच्छा यहाँ पे शिफ्ट आया है, यहाँ पे चेंज आया है। तो इनसे एग्जामिनर को भी पता चलते कि अच्छा आपने पहले कॉजेज लिखी, अभी आपने कंसेक्वेंसेस लिखी, आगे आपने सोल्यूशन लिखना है। तो ये चीज़ इसको कहते हैं ट्रांजिशनल पैराग्राफ। तीसरे स्टेटमेंट के हवाले से बताते चलूँ, तीसरे स्टेटमेंट का मतलब यही है कि आपका स्टांस 1 सेंटेंस में या मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस में, यही आपका तीसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट कोई मुश्किल नहीं है, जितना आपको एकेडमीज वालों ने या काफ़ी टीचर्स ने इसको इंटेंशनली मुश्किल बनाया है। तीसरे स्टेटमेंट का मतलब यही है कि आप कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो फीमेल है, ड्यू टू पेट्रियार्कल सोसाइटी, ख़वातीन को बहुत से मसाइल का सामना है। लेकिन आप लोग कहते हैं कि नहीं सर, आजकल तो हर जगह पे, इवन आजकल सीएसएस में भी इस दफ़ा 86 फीमेल थी, 84 मर्द थे, तो हर जगह पे आजकल फीमेल आगे आगे हैं। अभी वुमेन टीम भी हमने लंच किया, फुटबॉल टीम भी लंच किया, आजकल सीएसएस में भी मर्दों से ज़्यादा फीमेल है। तो ये कहाँ पे हम देखते हैं कि ये जेंडर इनइक्वलिटी तो नहीं, ये तो इक्वलिटी है। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं सर, आप देहात में जाए, आप गांव में जाए, आप जॉब में देख ले, नेशनल असेंबली में देख ले, तो आपने जिस साइड पे भी जाना है, आपके पास लॉजिकल आर्गुमेंट्स होने चाहिए कि आपकी बात एग्जामिनर उनको देख के उनको अच्छा लगे, वो सेटिस्फाइड हो, बेशक येस में हो या नो में हो। यूनिटी का मतलब है कि जनाब जब भी आप लोगों ने पैराग्राफ लिखना हो, तो वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना कि एक वक्त पे एक काम, तो एक पैराग्राफ में वन आइडिया, वन टॉपिक, वन, यू कैन से कि एक चीज पे आपने डिस्कस करना हो। मैं कहता हूँ कि ओजोन डिप्लीशन होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से,
तो बस फिर अपने ये मैंने समझाना है कि हाँ ओजोन डिप्लीशन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। लेकिन अगर मैंने मीथेन लगाया, साथ में ईथेन लगाया, साथ में मैंने फ्लोरीन लगाया, साथ में मैंने ब्रोमीन का डिस्कशन किया, एग्जामिनर समझे कि भाई ये बंदा पागल है। मैंने पूछा कुछ एक चीज़ है, इसने दरमियान में बाकी चीज़ें क्यों फजूल में लिखी है। तो ये इसका मतलब है कि यूनिटी का मतलब है कि जनाब यू हैव टू फोकस वन आइडिया। क्या? वन आइडिया। वन आइडिया का मतलब है जनाब कि ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है ना, कि एक पैराग्राफ में सिर्फ एक बात, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, तो जनाब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आपका ऐसे प्रॉपर स्ट्रक्चर में होना चाहिए, एक प्रॉपर डेकोरम में होना चाहिए। आपका इंट्रोडक्शन पहले आउटलाइन हो, उसके बाद इंट्रोडक्शन हो, उसके बाद आपके बाकी जो पैराग्राफ्स होते हैं ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स हैं, उसके बाद आपके पास कंक्लूजन है। तो ये आपके आप इसको यूँ समझे इन शॉर्ट। इन शॉर्ट का यहाँ पर मतलब यही है कि आप लोग देख लें कि इन शॉर्ट order among sentences, ideas, paragraph is called organization, and this is very essential for effective writing to put the readers focused on the writing. जब आप लोग लिखते हो तो आपके sentences में भी यूनिटी होनी चाहिए, आपके आइडियाज में भी। ऐसा नहीं हो कि आपने अभी काज लिखा हो, अगले पैराग्राफ में आपने सोल्यूशन लिखा हो, 10 पैराग्राफ के बाद आगे फिर आपने काज लिखा हो, 2 पैराग्राफ के बाद आपने फिर सोल्यूशन लिखो। ऐसा नहीं चलेगा। कॉजेज लिखो, कंसिक्वेंसेस लिखो, या इम्पैक्ट्स लिखो, एंड पे कंक्लूजन लिखो, या सजेशन दो, उसके बाद कंक्लूजन लिखो। तो आपके आइडियाज में, आपके पैराग्राफ्स में, आपके सेंटेंसेस में एक लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। यहाँ पे जो कंक्लूडिंग सेंटेंस की मैंने बात की है, तो कंक्लूडिंग सेंटेंस का और ऐसे कंक्लूजन में फ़र्क है, इस चीज़ को आप लाजमी समझे। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि आप लोग जब एक पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ का स्टार्ट भी होता है, उसी पैराग्राफ का कंक्लूजन भी होता है। लेकिन एक ऐसे का प्रॉपर ऐसे का इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, उसका भी कंक्लूजन होता है। तो कुछ लोग इसको उसको आपस में मिक्सअप करते हैं। जाहिर बात है कंक्लूजन दोनों ही है, लेकिन इसमें आपको फिर फर्क समझना होगा। जैसा कि रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स आप आगे आप लोग देख सकते हैं कि जो आप लोग पैराग्राफ वाले सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखते हैं, तो इसका फिर क्या मतलब है, आप अपनी बात को समराइज करो। आपने जो टॉपिक सेंटेंस की जो बात लिखी है उसको रिपीट करो किसी प्रेस फॉर्म में। उसके लिए कोई अच्छा सा लफ्ज यूज में ले आओ, उनको अच्छे अल्फाज में सिनोनिम लगाओ, या उसको अच्छे वही बात किसी और स्टाइल में कंक्लूड करो। और साथ साथ में आप ये भी लिख सकते हो कि इन शॉर्ट, देयर फॉर, दस, रिजल्टिंग। ये है शॉर्ट डिस्कोर्स मार्कर, जो कि पैराग्राफ के कंक्लूडिंग सेंटेंस में रिपीटडली यूज होते हैं। मैं जब खुद भी लिखता था 10 हिंस, इन शॉर्ट, सो फॉर, देयर फॉर, 10 रिजल्टिंग, ये बाकी भी मल्टीपल्स है। वो जब आप लोग आगे क्लासेस लेंगे ना तो मैं आप लोगों को वहाँ पे समझा दूंगा। मतलब क्या है, इट हैज़ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। कंक्लूडिंग डिस्कोर्स मार्कर जो यही है आप लोग देखते हैं। उसके बाद सेंट्रल आइडिया और रिपीटिशन ऑफ द टॉपिक ऑफ द ऐसे। टॉपिक सेंटेंस आपने जो स्टार्ट लिया, वही बात आप लोग कंक्लूजन में भी लिखोगे। ये भी अगर एक सेंटेंस है तो बेशक इसको भी एक सेंटेंस में लिखे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने इसको सीधा उठाया यहाँ पे सीधा लिखा, तो इसका फिर मतलब क्या है। तो इसी वजह से आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है कि जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है इसके लिए ये 3 चीज़ें आप लोगों ने अपने जहन में बिठानी है। कंक्लूडिंग सेंटेंस के जो पॉइंट्स होते हैं ये ABC, तो वो चीज़ आप लोगों ने फिर लिखना है। मैं समझता हूँ कि अगर आप लोगों ने इसी मेथड को, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया, पाकिस्तान के जितने भी टॉपर्स है, ख्वाह वो फाटा, AJK, GB, पंजाब, सिंध, KP, बलूचिस्तान, मैं गिन गिन के आप लोगों को बता सकता हूँ। ये जो स्लाइड है, ये जो मेथड है, ये पाकिस्तान के टॉपर्स ने भी अडॉप्ट किया हुआ है। यही मेथड आजकल, अगेन चूंकि ये क्लास रिकॉर्डिंग पे है, लेकिन आप लोगों को पता है द एसोसिएशन विच आई एम एसोसिएटेड, बट यही चीज़ वहाँ पे भी आप लोगों को समझाया जाता है। मैंने बिल्कुल सिंपल सिंपल अल्फाज में वही चीज़ आपको समझाया। आगे भी कोशिश यही है कि मैं ने चूँकि नए स्टूडेंट के साथ अगेन इन पे सेशन लेना है, चूँकि इंशाल्लाह आगे क्लासेस में भी
एक एक सेंटेंस पे मैंने आप लोगों के साथ एक एक दो दो घंटे में अगेन एंड अगेन इन पे क्लास लूँगा, क्योंकि ऐसे के टॉपिक्स कम है। तो इस पे वजह से मैं चाहता हूँ कि जितनी ज़्यादा नॉलेज मैं आप लोगों को समझा सकूँ फिर भी कम होगा। तो आज के लिए आप लोगों का यहाँ तक टॉपिक है। अभी जो कंक्लूजन ऑफ द ऐसे है, फुल ऐसे का जो कंक्लूजन होता है, तो फिर वो इंशाल्लाह कल हम इस पे इंशाल्लाह 1 घंटा क्लास लेंगे। लेकिन आज जो चीज़ मैंने आप लोगों को समझाया, आई वॉन्ट टू समराइज इट। मैं चाहता हूँ कि कल हम इस पे दोबारा क्लास लें। तो ये स्लाइड आप लोगों को मैं अभी भेज दूंगा, आप लोग इसको देख लें। कल तक आप लोग इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन निकालें। जब मैं कल क्लास लूँगा तो 10 to 15 मिनट में क्लास लूँगा। उसके बाद आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे तो वो मैं आप लोगों के सामने एड्रेस करूँगा, तो बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ में आएगा। तो आज के क्लास में मैंने आप लोगों को बॉडी पैराग्राफ्स पे बताया। मैंने इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोला क्योंकि इस पे मैंने ऑलरेडी 45 मिनट का क्लास लिया है बॉडी पैराग्राफ पे। वो आप लोग लाजमी सुने। जब आप लोग वो सुनोगे, उसके बाद आज जो मैंने डिस्कस किया ये आप सुनोगे, दोनों को मिला के उसके बाद आप लोग अपने डायरी में या नोटबुक में एक क्वेश्चन को लेके कल क्लास में आप लोग फिर पूछे। तो आज की क्लास में हमने इन 5 डोमेन्स के हवाले से डिस्कस किया। मैंने इसलिए बहुत कम बोला इन 6 डोमेन्स पे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को तो ये फर्स्ट टाइम आप लोगों का शायद एक्सपोजर होगा इन चीज़ों के साथ। तो मैं अगर डिटेल में जाऊंगा मुझे पता है आप लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब मैंने खुद फर्स्ट टाइम इसके हवाले से मैंने ये चीज़ें सुनी थी तो मुझे 2 3 दिन शौक था कि पता नहीं मैं कहाँ पे फंसा हूँ। तो इसी वजह से डिटेल में मैं कल भी जाऊंगा, आगे क्लासेस में भी जाऊंगा। लेकिन आप लोगों को अगर आज ये भी पता चला कि व्हाट इज सपोर्टिंग सेंटेंसेस, व्हाट इज यूनिटी, what is organization, and what is concluding sentence, and there is a difference between concluding sentence and conclusion of the essay। तो टॉपिक सेंटेंस लाजमी समझे, ये 1 2 3 लाजमी समझे। डेवलपमेंट या सपोर्टिंग सेंटेंसेस ABC को लाजमी समझे। उसके बाद कोहेरेंस, तो कोहेरेंस में लॉजिकल कोहेरेंस अमंग आइडियाज एंड वर्बल कोहेरेंस अमंग सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स लाजमी समझे। डिस्कोर्स मार्कर कैसे कहते हैं, सिनोनिम एंड वेरिएशन इन वर्ड्स, ट्रांजिशनल पैराग्राफ कैसे कहते हैं, थीसिस स्टेटमेंट, यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस में ABC एंड 1 2 3 आप लोग लाजमी समझे। तो आज के लिए यही था। शिफा, आपका चूंकि फर्स्ट क्लास था, गुलनाज आपने बहुत लेट ज्वाइन किया, तो आज जो क्लास है ये मैंने रिकॉर्ड किया। इसका लिंक मैं आप लोगों को अभी भेजता हूँ। तो आप लोग लाजमी इसको देख लें, ठीक है। और अभी मैं कोशिश में हूं ना कि मैं दोबारा लिंक बनाऊं, दोबारा आप लोगों को लिंक भेजता हूं, आप लोग दोबारा ज्वाइन करें, ठीक है। थैंक यू।